dear friends, welcome to MK Legal शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का हम क्या कर रहे थे, हम क्विक रिवीजन कर रहे थे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको नई वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। देखिए, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930, इसका क्विक रिवीजन हम हरियाणा जुडिशियल सर्विस का जो एग्ज़ाम होना है 13 नवंबर, उसके प्री एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको दिख रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, वहाँ जाकर देखें। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने जो पार्ट 1 था वहाँ अप टू चैप्टर 2 यानी कि सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 17 तक बात की थी। आज हम पार्ट 2 में, ये हमारा पार्ट 2 है, आज का कौन सा है, पार्ट 2 है, और इसमें हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 से हम स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक कवर अप हो पाएगा। हम बहुत लेंथी वीडियोस नहीं बनाएंगे, हम उतना ही वीडियो बनाएंगे सो दैट कि आप इजीली उसको रिवाइज भी कर सकें। और सीपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, सीआरपीसी के टोटल 6 पार्ट्स में आपको अवेलेबल हैं टोटल क्विक रिवीजन। सीपीसी के टोटल 5 पार्ट्स बन चुके हैं अभी तक, और एविडेंस एक्ट का भी जो है आपके पास 5 पार्ट्स में पूरा रिवीजन है। ये सबकी प्लेलिस्ट चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर आपके पास समय कम है तो अभी आप ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर इन वीडियोस को आपने ना 1.5x की स्पीड पर लगाकर भी सुन लिया तो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प हो जाएगी। विदाउट डिले आगे चलते हैं हमारे वीडियो के साथ और समझते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 को। अभी हम इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करने वाले हैं चैप्टर 3 में। आज देखिए, चैप्टर 3 जो है सेक्शन 18 से 30 तक, ये कह रहा है कि इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा। इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी बिटवीन द बायर एंड द सेलर। सेक्शन 18 से लेकर के और 19 ये बात करते हैं असर्टेन्ड एंड अनअसर्टेन्ड गुड्स के बारे में। देखिए, जब हमने गुड्स के बारे में पढ़ा था सेक्शन 2 के सब सेक्शन 7 में आपको क्या बताया गया था कि गुड्स की डेफिनेशन बताई गई थी। वहीं पे जब हमने डिस्कस किया था तो हमने सर्टेन्ड और अनसर्टेन्ड गुड्स के बारे में बात की थी। देखिए, असर्टेन्ड गुड्स क्या होती है। असर्टेन्ड गुड्स वो होती हैं जो कि इनको स्पेसिफिक गुड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक गुड्स भी इनको कहा जाता है। असर्टेन्ड गुड्स का मतलब होता है कि गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मान लीजिए एक मोबाइल है पर्टिकुलर मॉडल का, आपने कहा कि मुझे नोकिया का एक फ़ोन चाहिए। कौन सा फ़ोन चाहिए? 1700। एक बार शुरू में स्मार्टफोन है तब ये फ़ोन आया था, ठीक है। तो आप ये क्या, असर्टेन्ड और स्पेसिफिक आइटम है। लेकिन एक होता है आपका अनअसर्टेन्ड। अनअसर्टेन्ड को जेनरिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेनरिक गुड्स। चैप्टर 3 पढ़ने से पहले आपको ये दोनों डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अनअसर्टेन्ड गुड्स होती हैं विच आर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड बट देस कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय इंडिकेटिंग देयर स्पेसिफिकेशन। अब आप गए और आपने कहा कि जी मुझे एक इलेक्ट्रिक मशीन चाहिए, उसमें इतना वोल्टेज का मोटर होना चाहिए, इतना ये काम करना चाहिए, ऐसे, मतलब आपने एक स्पेसिफिकेशन उसको दे दिया। हालांकि वो चीज़ अभी उसके पास तैयार नहीं है, बट इट कैन बी डिसाइडेड थ्रू इट्स स्पेसिफिकेशन, तो उसको हम अनअसर्टेन या जेनरिक कहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें गुड्स के डेफिनेशन में आती हैं। अब बात करते हैं हम सेक्शन 18 की। देखिए, सेक्शन 18 यहाँ पे सिंपल सी क्या बात कह रहा है कि जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया, किस चीज़ के लिए? अनअसर्टेन गुड्स के लिए। अनअसर्टेन गुड्स के लिए तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जब तक नहीं होगा तब तक आप उसे असर्टेन नहीं कर देते। आपने, हमने यहाँ क्या कहा, एक इलेक्ट्रिक मशीन चाहिए पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन की, आपको शॉपकीपर वो स्पेसिफिकेशन की देगा, यानी कि जब वो असर्टेन गुड्स बन जाएगी तभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। देखिए, चैप्टर 3 सिर्फ डील करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से। ट्रांसफर ऑफ टीपीए वाला नहीं, ट्रांसफर ऑफ गुड्स, कि जब बायर से सेलर को, सॉरी सेलर से बायर को गुड्स कब ट्रांसफर होंगी। अंडरस्टूड। सेक्शन 19
थोड़ा सा इसे उल्टी बात कह रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ तीन चीज़ें हैं। सब सेक्शन 1 कहता है कि जब पार्टीज की इंटेंशन होगी तब ट्रांसफ़र होगी, लेकिन ये सिर्फ असर्टेन्ड और स्पेसिफिक गुड्स की बात कर रहा है। 18 अनसर्टेन गुड्स की बात करता है, 19 असर्टेन्ड स्पेसिफिक गुड्स की बात करता है। जब कॉन्ट्रैक्ट में आपने जो बात कही है कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि ठीक है इस चीज़ को मुझे दे दो, बोला पैसे दे दो, कंसिडरेशन हो गया, प्राइस वो पे कर दिया आपने, आइटम ए ने बी को दे दिया। कॉन्ट्रैक्ट से देखेंगे हम। अब मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं है, तो हाउ विल ड्राइव, उसको हम फिर उसकी तीन ऐसे एलिमेंट हैं जिनसे हम पता करते हैं। कैसे पता करते हैं? ये किस तरह से पता लगता है कि इंटेंशन ऑफ पार्टीज। अब पार्टी की इंटेंशन कैसे पता लगेगी? इंटेंशन पता करने की तीन चीज़ें हैं। पहला तो कॉन्ट्रैक्ट है, दूसरा कंडक्ट है पार्टीज का, और तीसरा सरकमस्टांसिस ऑफ केस है। पार्टीज के कॉन्ट्रैक्ट से, कंडक्ट से या सरकमस्टांसिस से हमें इंटेंशन का पता कर सकते हैं। और मान लीजिए फिर भी इंटेंशन पता नहीं होती है, तो क्या है, डिफरेंट इंटेंशन अपीयर हो रही है, तो वहाँ पे हम सेक्शन 20 से 24 देखेंगे। 20 से 24 सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स की बात करता है। किसकी बात करता है? सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स की। अब देखिए 20 क्या कह रहा है, सेक्शन 20 यहाँ पे क्या कह रहा है कि डिलीवरेबल स्टेट। आप डिलीवरेबल स्टेट डेफिनेशन में आपको कुछ याद आ रहा है? सेक्शन 2 का सब सेक्शन 3, यहाँ पे आपने इस टर्म को पढ़ा है। जब भी डेफिनेशन से रिलेटेड कोई टर्म मिलती है माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि उसे तुरंत वहाँ पे जाकर देखें। सेक्शन 2 का सब सेक्शन 3 कहता है कि व्हेन द गुड्स आर इन सच स्टेट दैट द बायर वुड बी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बी बाउंड, जहाँ पे बायर बाउंड हो जाए उसे लेने के लिए। जब कोई अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब मान लीजिए आपने उससे कहा कि मुझे मोबाइल दे दो और इस मोबाइल में क्या करो, कुछ चेंजेस कर दो, आप इसके ऊपर एक अच्छा सा कवर लगा दो, इसमें ये चेंजेस कर दो, ये आपने सारे चेंजेस करवा ले, सिम वो वाली सिम डाल दो, जियो की सिम चाहिए मुझे इसके अंदर, ठीक है, एक की चैन भी लगवा लिया आपने उसमें। अब आपने जो मॉडिफिकेशन किए और उसने कर दिए वहाँ पे, तो यू आर बाउंड टू टेक दैट, यानी बायर वहाँ पे क्या हो जाएगा, बाउंड हो जाता है। यही आपका सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 कहता है। अंडरस्टूड? तो सेक्शन 20 आपको समझ में आ गया होगा। 20 आपको यही बात कह रहा है कि जब स्पेसिफिक गुड होती है और बायर बाउंड हो जाएगा अगर वहाँ उसने कुछ चेंजेस कराए हैं। अब 21 क्या कह रहा है कि स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू डिलीवरेबल स्टेट। टू बी पुट यहाँ था डिलीवरेबल स्टेट में ऑलरेडी हैं, बट टू बी पुट क्या है कि मैंने उससे कहा कि एक काम कर यार, मैं जो तेरे पास बाइक खरीदने आया हूँ, मेरी बाइक में आगे वाले ऐसे वाले मिरर लगा दो, उसके बाद एक बैकलाइट पे अच्छा सा डिज़ाइन लगा दो और यहाँ पर एक साइड में स्टिकर लगा दो। आपने अपनी बाइक में मॉडिफिकेशन करा लिया। तो यहाँ पे जब सेलर क्या करेगा, आपने जो स्पेसिफिकेशन बताए वो सारे स्पेसिफिकेशन पूरे कर देगा, देन दैट वुड बिकम इन अ डिलीवरेबल स्टेट एंड सेलर पुट इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट दैट गुड, एंड आफ्टर पुटिंग दैट, जब वो स्पेसिफिक गुड जो थी आपने कही थी वो डिलीवरेबल स्टेट में हो जाएगी, तो वहाँ पे क्या होगा, वो आपको मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको एक नोटिस देना पड़ेगा। यानी कि सेलर ने क्या किया, पहले तो उसको डिलीवरेबल स्टेट में बनाया, फिर आपको नोटिस दिया, एंड फिर आपके पास प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी आफ्टर दैट नोटिस। अंडरस्टूड? सेक्शन 22 ये कहता है व्हेन स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट व्हेन द सेलर हैज टू डू एनीथिंग देयर इन ऑर्डर टू असर्टेन प्राइस। प्राइस को असर्टेन करने से कुछ करना पड़ता है। आप शॉप पे जाते हैं, आप कहते हैं कि मुझे क्या चाहिए, मम्मी ने आपको भेजा कि शुगर लेकर आओ, कितनी, 2 किलो ले आओ। क्या आपको ऐसे ही दे देता है? नहीं, वो क्या करता है, उसको ही विल वे दैट, वे करता है उसको वेइंग मशीन पे। तो आफ्टर वेइंग वो असर्टेन करता है कि उसका कितना प्राइस हो गया। कभी कभी आपका क्या होता है कि मान लीजिए वो 2 kg 200 ग्राम हो गए, 2 किलो एंड 200 ग्राम हो गई है, तो क्या करेगा वो, पैसे के आपसे 2 किलो के लेगा? नहीं,
he will ascertain the price by doing weigh, measure, test or do some other act to ascertain the price, and after ascertainment of price property ट्रांसफर हो जाएगी। 23 यहाँ पे क्या कह रहा है, सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स एंड अप्रोप्रिएशन। अनअसर्टेन गुड्स को लेकर आपने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी से, और आपने कहा मान लीजिए किसी के पास 3 बड़े बड़े वो हैं फ्रूट्स के बकेट्स हैं। आपने कहा कि मेरे लिए कुछ फ्रूट्स दे देना मुझे। उसने कहा कि आपके लिए जी मैंने इतने फ्रूट्स निकाल दिए। तो जितना ये निकाला ना उसने, इट बिकम्स असर्टेन्ड एंड एप्रोप्रिएट, जहाँ पे ये फिक्स कर देना कि चलो इसमें से इतना अमाउंट, ये अमाउंट आपका हो गया, आपके लिए हमने इतना अलग निकाल दिया है। तो ये चीज़ क्या होती है, तब ऐसा हो जाएगा तो आपका क्या होगा वहाँ पे कि वो चीज़ आपको मिल जाएगी, बट इट मस्ट बी विद द एसेंट। अगर बायर करता है तो सेलर से एसेंट लेनी होगी, सेलर करता है तो बायर से लेनी होगी। बायर ने भी निकाल लिया, छांट लिया किसी चीज़ को कि भाई ये इतनी चीज़ मैं लूँगा, सेलर ने कहा ओके। अब जो ये एसेंट है ये इम्प्लाइड भी हो सकती है और एक्सप्रेसली भी हो सकती है। दूसरा बात करता है आज के ऑनलाइन वर्ल्ड की। एक तरह से जैसे मान लीजिए कि आपने कोई आइटम मंगाया और आइटम उसने डिस्पैच कर दिया, कुरियर को दे दिया, समझ रहे हैं आप, उसने आइटम कुरियर को दे दिया। जैसे आइटम कुरियर को दे दिया वहां पे, उसके बाद से वो असर्टेन नहीं, अनअसर्टेन नहीं रहेगी, असर्टेन्ड हो जाएगी, यानी कि स्पेसिफिक हो जाएगी। ठीक है, एंड ही इज डीम टू हैव अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट द गुड्स, और उसने अप्रोप्रिएट भी कर दिया। आपने एक मोबाइल मांगा था, उसने मोबाइल पैक किया और आपके पास मैसेज आया योर आइटम हैज बीन शिप्ड। इट मीन्स उस मोबाइल के पूरे स्टॉक से आपका वो मोबाइल अप्रोप्रिएट हो गया है। भाई आप जब मोबाइल लेने जाते हो 50 मोबाइल के सेट होते हैं एक जैसे। मान लीजिए अभी आप उसके पास Realme 8 लेने पहुंचे, ठीक है, भाई एप्पल के फ़ोनों के ज़्यादा एग्जांपल हमें देने नहीं आते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, Realme 8 जब आपने लिया तो उसके पास Realme 8 का एक ही मॉडल तो नहीं होगा, 20 मॉडल हो सकते हैं, लेकिन उसने एक मॉडल आपको दिखाया है, वो मॉडल आपके लिए अप्रोप्रिएट हो गया है। अंडरस्टूड। नाउ 24 यहाँ पे क्या कहता है, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न। देखिए जब गुड्स डिलीवर की जाती हैं किसको, बायर को, ऑन दी अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न और अदर सिमिलर टर्म्स, प्रॉपर्टी देयर इन पासिस टू दी बायर। तो प्रॉपर्टी कब पास होती है, व्हेन ही सिग्निफाइज हिज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस टू द सेलर एंड डज एनी अदर एक्ट अडॉप्टिंग द ट्रांजैक्शन। जब वो सिग्निफाई कर देता है, क्या अपना अप्रूवल देता है, एक्सेप्टेंस दे देता है सेलर को, कौन, बायर। और इफ ही कौन है यहाँ पे, बायर है। इफ बायर डज नॉट सिग्निफाइज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस टू द सेलर बट रिटेन द गुड्स विदाउट गिविंग नोटिस ऑफ रिजेक्शन। भाई कोई आइटम आपके पास आया और आपने कहा कि ठीक है मैं इसको रख लेता हूँ, तो आपने अपना अप्रूवल दे दिया, एक्सेप्टेंस दे दिया। अब आपके पास आइटम आया, आपने ना अप्रूवल दिया ना एक्सेप्टेंस दिया, लेकिन आपने आइटम को रिटर्न नहीं किया। तो वहाँ पे देखा है ना आपने, ऑनलाइन में क्या होता है, 15 डेज रिटर्न पॉलिसी ऐसे लिखते हैं ना, और वो 15 दिन क्या हो गए, पास ओवर हो गए। तो उसके बाद क्या होगा कि वो चीज़ आपके पास डिलीवरेबल मानी जाएगी, प्रॉपर्टी आपके पास ट्रांसफ़र हो गई है। अब मान लीजिए ये 15 डेज तो बहुत जगह लिखा रहता है, कहीं नहीं है, तो एक रीजनेबल टाइम एक्सपायर होने के बाद। नाउ सेक्शन 25, रिजर्वेशन ऑफ द राइट ऑफ डिस्पोजल। डिस्पोजल के राइट का रिजर्वेशन है यहाँ पे। देखिए जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल होता है स्पेसिफिक गुड्स के लिए, हमेशा जेनरिक गुड्स और स्पेसिफिक गुड, यानी कि असर्टेन गुड्स एंड अनअसर्टेन गुड्स, इन दो के डिफरेंस को हमेशा अपने माइंड में रखना है। Where goods are subsequently appropriated to the contract, the seller may, by terms of the contract or appropriation, reserve the right of disposal of goods until the certain भाई जब तक कुछ कंडीशन फुलफिल नहीं होंगी तब तक वो अपने पास रख सकता है कि मैं तुम्हें सामान तो दे रहा हूँ, लेकिन जब तक पैसे नहीं दोगे तो ऑनरशिप तुम्हारे पास नहीं जाएगी, ऑनरशिप वो अपने पास रख लेता है। ठीक है, तो सेक्शन 25 या सेक्शन 26 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है
रिस्क कब पास होता है? व्हेन रिस्क विल पास। एक चीज हमेशा याद रखिए, रिस्क ऑलवेज फॉलोज दी प्रॉपर्टी। रिस्क ऑलवेज फॉलोज दी प्रॉपर्टी। इस लाइन को आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि जैसे ही ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी ऐसे ही आपका रिस्क भी ट्रांसफर हो जाएगा। गुड्स रिमेन एट द सेलर रिस्क until the property therein is transferred to the buyer। हमने अभी तक देखिए सेक्शन 18 से लेकर के 24 तक हमने ट्रांसफ़र पढ़ा कि कब कब ट्रांसफ़र होगा। तो ट्रांसफ़र का टाइम क्यों पढ़ना पड़ा? इसीलिए पढ़ना पड़ा सो दैट कि जब ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स हो जाएगा ओनरशिप भी ट्रांसफ़र हो जाएगी, साथ ही रिस्क भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। द गुड्स आर एट द बायर्स रिस्क वेदर डिलीवरी हैज़ बीन मेड और नॉट। चाहे डिलीवरी हुई या हो या ना हुई हो। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि मान लीजिए क्या होता है कि आपने किसी को कुछ सामान बेचने के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया और आपने उसको फ़ोन किया कि मैंने आपके लिए 3 मोबाइल फ़ोन निकाल के रख दिए हैं, और उसने फ़ोन पे क्या कहा? आपने उसको नोटिस दिया। नोटिस के बाद उसने क्या कहा? किसने? बायर ने, कि मैं आके ले जाऊंगा। ठीक है, तो एक रीजनेबल टाइम जैसे ही चला जाएगा वो रिस्क ऑटोमेटिक उसके पास चला जाएगा, बायर के पास। उनमें से कोई अगर मोबाइल ख़राब होता है तो रिस्क इसके पास रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट की पूरी हो चुकी हैं। जैसे उसने एग्री बोला कि मैं उसको आके ले जाऊंगा, यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है। अब इसमें प्रोवाइजो दोनों इसके इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान देना है। प्रोवाइजो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइजो में क्या है? अगर डिले डिलीवरी है, क्या है? डिले डिलीवरी। डिलीवरी में बहुत डिले कर दिया गया है तब भी पास नहीं होगा। आपके ट्रेड यूसेज ऐसे हैं तब होगा। और एक चीज़ और होती है, मान लीजिए कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया स्पेशल कंडीशंस के ऊपर। ए सेलर है, बी बायर है। ए ने कहा कि मैं सामान तो भेज रहा हूँ, रास्ते में कुछ भी अगर लॉस हो जाता है तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा। तो उस कंडीशन में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में ही एक स्पेशल कंडीशन डाल दी। तो ये 3 यहाँ की एक्सेप्शन है, ये आपको याद रखनी है। अब आता है ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल 27 से। देखिए, सेल बाय पर्सन नॉट द ओनर। क्या होता है कभी कभी कि मर्केंटाइल एजेंट, यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है जो कि ऑनर तो नहीं है उसका, लेकिन फिर भी वो सेल कर रहा है वहाँ पे। तो सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स वेयर गुड्स आर सोल्ड बाय ए पर्सन हु इज नॉट द ऑनर and who does not sell them under authority or with the consent of owner, the buyer acquires no better title to the goods than the seller had। क्योंकि इसका सीधा सा सिंपल सा एक चीज़ है यहाँ पे, एक लैटिन मैक्सिम यहाँ पे नोट कर लें जो बहुत बार पूछी जाती है। इस लैटिन मैक्सिम को नोट कर लें आप। लैटिन मैक्सिम क्या है? निमो डेट क्वोड नॉन हैबिट। इसके बाद ये यहाँ लिखा है निमो डेट क्वेड नॉन हैबिट। ये क्या कहता है कि सीधा सा एक जनरल प्रिंसिपल होता है, नो वन कैन गिव अ बेटर टाइटल देन व्हाट ही हैज़ गॉट। भाई जो मालिक है ना वही एक अच्छा टाइटल दे सकता है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं दे सकता है। प्रोवाइजो ये है कि अगर मर्केंटाइल एजेंट होता है जो आपका वहाँ पे क्या करे? देखिए, सेलर के पास टाइटल, अथॉरिटी एंड कंसेंट, 3 चीज़ें अगर वो किसी को देता है, क्या क्या देता है? टाइटल देता है मर्केंटाइल एजेंट का, अथॉरिटी देता है सेल करने की, कंसेंट देता है आपने कि तुम सेल कर दो, तो वहाँ पे वो सेल वैलिड मानी जाएगी। एंड ड्यूरिंग ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अगर वो कोई सेल कर देता है तो दैट सेल आल्सो बिकम वैलिड, वो वहाँ पे वैलिड रहेगी। 28 सेल बाई वन ऑफ द ज्वाइंट ऑनर्स। अब मान लीजिए जो सेलर है वहाँ पे एक से ज़्यादा लोगों ने पार्टनरशिप में दुकान की है, अब उसमें से कोई एक अगर सेल कर देता है तो वहाँ पे जो कॉर्नर है उसकी परमिशन हो या ना हो, अगर उसने गुड फेथ में किया है एट द टाइम ऑफ सेल नोटिस दैट द सेलर हैज़ नॉट अथॉरिटी टू सेल। सेक्शन 28, 29 और 30 इनको आप सिर्फ इंडेक्स बेस्ड याद रखें। अब आ जाते हैं चैप्टर 4 पे, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बहुत ईजी है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कोई ज़्यादा इजी नहीं है। ठीक है, अब आप इसमें एक क्वेश्चन मैं आपसे जरूर डिस्कस करना चाहूँगा ऊपर वाले में कि अगर बिना टाइटल, अथॉरिटी और कंसेंट के सेल कर दी गई है तो वहाँ पे पोजेसन नहीं दिया जा सकता है।
और एक और चीज़ यहाँ पे नोट कर लें कि जब भी आप सेक्शन 27 से 30 तक पढ़ते हैं, रीड इट विद टीपी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट विद 38 to 47। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप अगर देख लेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छी रहेंगी। हालांकि टीपी एक्ट से हरियाणा में जुडिशरी में क्वेश्चन नहीं आते हैं जनरली। ठीक है, 30 में एक वर्ड यूज होता है लीन। लीन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को अपने पास रखने का अधिकार, तो राइट ऑफ लीन की यहाँ बात की गई है। ठीक है, ये 30 में इतना ही इंडेक्स बेस्ड याद रखें। उसके बाद चैप्टर 4 को सिर्फ इंडेक्स बेस्ड याद रखना है कि ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर। ठीक है, टू एक्सेप्ट और पे फॉर देम इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, पेमेंट एंड डिलीवरी आर द कंकरेंट कंडीशन। 33 को याद रखना है इंडेक्स बेस्ड। यहाँ पे डिलीवरी को डिफाइन किया गया है। किसको डिफाइन किया गया है? डिलीवरी को। आपको थोड़ा सा ध्यान आ रहा है कि डिलीवरी की डेफिनेशन आपने कहीं और भी पढ़ी है। कहाँ पे पढ़ी है आपने डिलीवरी की डेफिनेशन? डिलीवरी की डेफिनेशन आपने 2 में भी पढ़ते हैं, 2 के सबसेक्शन 2 में। ठीक है, और हमने कहा था कि डिलीवरी की 3 टाइप होती हैं, वो आपको याद रखनी है साथ में। वो एक्चुअल डिलीवरी है, सिंबॉलिक है। तो डिलीवरी की टाइप से क्वेश्चन MCQ पहले पूछा जा चुका है। इफेक्ट ऑफ द पार्ट डिलीवरी बायर टू अप्लाई डिलीवरी रूल एज डिलीवरी, इनको सिर्फ इंडेक्स बेस देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। फिर आपका एक इम्पॉर्टेंट आ जाता है अनपेड सेलर। देखिए, अनपेड सेलर मीन्स जहाँ पे सेलर को पेमेंट नहीं मिली, यानी कि प्राइस नहीं दिया गया है। तो प्राइस नहीं दिया गया तो क्या हो गया? when whole of the price has not been paid or tendered, पहली कंडीशन तो ये है। या when a bill of exchange or other negotiable instrument has been received as conditional payment, चेक दे दिया किसी ने वहाँ पे, and the condition on which it was received has not been fulfilled by the reason of डिसऑनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। आप चेक लेके गए, आपने गाड़ी ली, गाड़ी वाले आपने को चेक दे दिया किसी ने 10 लाख का कि भाई ठीक है गाड़ी ले जाइए आप। जब चेक लेके बैंक पहुंचे तो वहाँ पे क्या हो गया? चेक आपका डिसऑनर हो गया। ठीक है, तो डिसऑनर होने पे क्या होगा? वो अनपेड सेलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही विल बिकम अनपेड सेलर। ये एक तो इंडेक्स बेस्ड इंपॉर्टेंट है कि इंडेक्स बेस्ड यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सेलर इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इज इन द पोजिशन ऑफ सेलर, एज फॉर इंस्टेंस एन एजेंट ऑफ द सेलर टू whom the bill of lading has been endorsed, और कंसाइनर और एजेंट who himself paid डायरेक्ट। ये देखिए, मर्केंटाइल एजेंट भी इसका पार्ट होता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब हम आते हैं इसके आगे अपने 46 पे। अनपेड सेलर के क्या क्या अधिकार होंगे? देखिए, अनपेड सेलर क्या कर सकता है? लीन का अधिकार उसके पास एक होता है। ठीक है, उसके पास स्टॉपेज इन ट्रांजिट का अधिकार है। ट्रांजिट के बीच में ट्रांसपोर्ट है, बीच में जा रहा है, उसी में रोक लेगा। ठीक है, और रीसेल का 3 तरह के यहाँ पे राइट दिए गए हैं 46 में। राइट्स ऑफ द अनपेड सेलर 3 तरह के हैं, तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। उसके बाद 47 क्या कहता है? सेलर्स लीन। सेलर्स लीन क्या है? 47 देखिए, सीधी सी बात है, लीन का अधिकार तब मिलेगा जब नो पेमेंट के केस में। कब मिलता है? पेमेंट, नो पेमेंट के केस में। एन अनपेड सेलर ऑफ गुड्स हु इज इन पोजेशन ऑफ देम इज इंटाइटल्ड टू रिटेन द पोजेशन ऑफ देम अंटिल पेमेंट और टेंडर ऑफ प्राइस इन द फॉलोइंग केस, जहाँ पे गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन एज टू द क्रेडिट। ठीक है, वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार पे आपने बेच दिया है, बट टर्म्स ऑफ क्रेडिट हैज़ बीन एक्सपायर्ड, और कहा गया था कि 10 दिन में दे देंगे, नहीं दिया गया, टर्म्स एक्सपायर हो गई हैं, या बायर इंसॉल्वेंट हो गया है। ये तीनों कंडीशन आपको याद रखनी है। तीनों की तीनों कंडीशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सेलर में एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लीन नॉट विद स्टैंडिंग दैट ही इज इन द पोजेशन ऑफ गुड्स एज एजेंट और बेली ऑफ द बायर। 48 पार्ट डिलीवरी। 49 फिर अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, टर्मिनेशन ऑफ लीन। अनपेड सेलर ऑफ गुड लूज हिज लीन, कब अपना लीन का अधिकार वो खो देता है, ये बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, अब मान लीजिए, देखिए, अब आप कैश ऑफ डिलीवरी कहीं पे करते हैं। ठीक है, तो आप बिना पैसे दिए क्या आपको ऑर्डर देता है? नहीं देता है। ठीक है, द अनपेड सेलर लूज हिज लीन व्हेन ही डिलीवर्स द गुड्स
as to a carrier or other bailee for the purpose of transmission to the buyer without reserving the right of disposal of goods। ये अधिकार रखे बिना ही वो दे देता है। और जहाँ पे बायर या एजेंट लॉफुली ऑब्टेन करता है पोजेशन ऑफ गुड्स का, या वो वेवर कर देता है उस कंडीशन में। स्टॉपेज इन ट्रांजिट भी इंपॉर्टेंट है 50 से, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ठीक है, कि वो रास्ते में भी कहीं पे भी रोका जा सकता है। ये क्या है, ये एक लीन का अधिकार है। मान लीजिए कि भाई बायर ऑफ द गुड्स बिकम इंसॉल्वेंट हो गया, तो अनपेड सेलर क्या करेगा, जिसने हु हैज पार्टेड विद द पोजेशन ऑफ गुड्स, उसने क्या करा, गुड्स तो भेज दी, हैज राइट टू स्टॉप देम इन ट्रांजिट, यानी कि अपने पास से तो भेज दी थी लेकिन रास्ते में है। ही में रिज्यूम दी पोजेशन, पहले तो उसने ट्रक में लोड करा दी कि ले जाओ, लेकिन बाद में उसे पता लगा कि वो तो इंसॉल्वेंट हो गया है, तो उसे रास्ते में रोक सकता है। और ये कब तक रहता है, दे एज लॉन्ग एज दे आर इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट एंड मे रिटेन देम अंटिल पेमेंट और टेंडर ऑफ द प्राइस, तब तक आपके पास रहेगा। अब कमेंसमेंट और एंड ऑफ ट्रांजिट के बारे में बात करता है। ये बात कब से करेगा, ये कह रहा है आपका सेक्शन 51 कहता है कि जो आपका ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट है वो क्या होगा, इसके बारे में बताया गया। गुड्स आर डीम्ड टू बी इन कोर्स, गुड्स आर डीम्ड टू बी इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट फ्रॉम टाइम व्हेन दे आर डिलीवर्ड टू अ कैरियर और अदर बेली फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर until the buyer or his agent in the behalf take delivery of, भाई जब तक डिलीवरी नहीं ली किसी ने यहाँ पे, तब तक वो ट्रांजिट में रहेंगी। मान लीजिए बायर या उसका कोई एजेंट जो है उसके बिहाफ पे वो डिलीवरी ऑफ गुड्स ले लेता है, बिफोर देयर अराइवल एट द अपॉइंटेड डेस्टिनेशन द ट्रांजिट इज एट द एंड। मान लीजिए आपने रोहतक से कोई चीज़ को चंडीगढ़ भेजा था, अब करनाल में बीच में ही डिलीवरी ले ली गई, तो जहाँ पे डिलीवरी हो गई किसको, या तो बायर को हो गई ने ले ली या फिर उसे किसी एजेंट ने ले ली, तो वहीं पे ट्रांजिट आपका एंड हो जाएगा। और मान लीजिए कि इफ आफ्टर द अराइवल ऑफ गुड्स एट द अपॉइंटेड डेस्टिनेशन, जो कैरियर या अदर बेली है वो एक्नॉलेज कर देता है बायर को, उसके एजेंट को, कि उसके पास उसके लिए सामान रखा है। ट्रक वाले ने फ़ोन कर दिया कि मैं साहब आपका सामान लेकर आया हूँ, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, ट्रांजिट इज एट द एंड, ट्रांजिट वहाँ पे एंड पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही उसके पास ऑनरशिप चली जाती है, पोजीशन चला जाता है, आपका ट्रांजिट वहाँ पे एंड पे आ जाता है। तो इसको जरूर पढ़िएगा। इस पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है 51 पे, ग्रेट इंडियन पेंसिलर रिलाई कंपनी वर्सेस हनमंडास, ठीक है। इस केस पे कई सारी चीज़ें इसके इंपॉर्टेंट हैं। आप हालांकि इसको मेंस के लिए पढ़ेंगे तो मेंस के लिए यहाँ से कोई क्वेश्चन जरूर बनता है। 52 बात कह रहा है आपका, हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज इफेक्टेड। आपने नोटिस देना है, किसको देना है भाई, जैसे किसके एक्चुअल पोजीशन में हो, जैसे ट्रक ड्राइवर के पोजीशन में है कि नहीं, या फिर आपने प्रिंसिपल ओनर को दे दिया, भाई जो ट्रांसपोर्ट का मालिक है, ट्रांसपोर्ट का मालिक तो ट्रक चलाता नहीं है, ट्रक के जो मालिक है उसको दे दिया, या आपने ट्रक के ड्राइवर को दे दिया। तो यहाँ पे आपको एक नोटिस देना है। नोटिस देने के बाद आप उसे रोक सकते हो, और वो क्या करेगा, ही सेल रीडिलीवर द गुड्स टू, ठीक है, वो रीडिलीवर करेगा अकॉर्डिंग टू दी डायरेक्शन ऑफ सेलर। द एक्सपेंसेस ऑफ द सच रीडिलीवरी सेल बी बोर्न बाय सेलर। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, खासकर ये एक्सपेंस कौन बियर करेगा, भाई रीडिलीवरी कराओगे तो खर्चा कौन देगा, सेलर ही देगा। अब 53 कहता है कि हाउ टू एग्जीक्यूट दिस राइट, इफेक्ट ऑफ सबसेल एंड प्लेस बाय द बायर। मान लीजिए कहीं पे भी अनपेड सेलर का राइट ऑफ लीन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट है, एंड इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी सेल और अदर डिपोजिशन ऑफ दिस गुड्स विच द बायर मे हैव मेड अनलेस द सेलर हैज असेंटेड देयर टू। लेकिन प्रोवाइजो ये है यहाँ पे कि मान लीजिए, देखिए जहाँ कहीं भी ट्रांसफर बाय द वे ऑफ प्लेज, unpaid seller may require the pledge to have amount secured by the pledge satisfied in the first instance,
ठीक है। तो 53 से हालांकि एमसीक्यू के चांसेस कम है, फिर भी इसको देख लीजिएगा। 54 सेल नॉट जनरली रिसाइंडेड बाय लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट। भाई देखिए जनरल तौर पे कह रहा है कि सेल जो है ऐसा नहीं है कि भाई ख़त्म ही हो जाएगी, ठीक है। 54 में अगर अनपेड सेलर बायर को नोटिस दिए बिना रिसाइड कर दे तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको 54 में बताई गई। यानी कि राइट ऑफ रीसेल, ये बात करता है आपका राइट ऑफ रीसेल के बारे में, ठीक है। जब मान लीजिए कहीं पे गुड्स पेरिसेबल नेचर की हैं तो अनपेड सेलर क्या करेगा, जिसने अपना कौन सा राइट एक्सरसाइज किया, राइट ऑफ लीन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ही विल गिव द नोटिस टू द बायर हिज इंटेंशन टू रीसेल, तो वो उसको एक नोटिस देगा, ठीक है। दो तरह की चीज़ें हैं 54 का जो 2 बात करता है, ये एक तो पेरिसेबल नेचर की बात करता है और दूसरा जहाँ पे उसने राइट ऑफ लीन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट का किया, दो कंडीशन यहाँ ये बात करता है। और इसमें इंपॉर्टेंट आपका सबसेक्शन 2 ही है, ये आप याद रखिएगा। नाउ हम आ जाते हैं चैप्टर 6 पे, सूट फॉर द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। अब दो तरह का ब्रीच है, देखिए यहाँ पे जब आप ब्रीच पढ़ते हैं तो दो तरह का, एक आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, ठीक है, और एक आपकी वारंटी ब्रीच होती है। क्या ब्रीच होती है, वारंटी ब्रीच होती है, ठीक है। देखिए सूट फॉर द प्राइस, प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर कर दी गई है, ठीक है, तो सेलर सूट कर सकता है। अगर कोई स्पेसिफाइड डे फिक्स किया गया है पेमेंट के लिए, ठीक है, तो उस केस में डज नॉट मैटर द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड और नॉट। यानी कि 55 सूट फॉर प्राइस की बात कह रहा है। मान लीजिए किसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जो प्रॉपर्टी है किसकी, गुड्स में, वो पास कर दी गई है बायर को और बायर ने रॉन्गफुली नेग्लेक्ट कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया पे करने से, यानी आइटम तो मुझे मिल गया लेकिन मैंने पेमेंट नहीं दी, तो उस केस में मुझे सेलर क्या करेगा, केस कर देगा, सूट कर देगा, फाइल करेगा किसके ऊपर, ही कैन सू दी बायर। भाई पोजेशन चला गया, इट्स वेरी सिंपल चीज। सब सेक्शन 2 कहता है कि मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में प्राइस पेएबल है किसी सर्टेन डे पे, हमने कहा कि ठीक है आप आइटम ले जाओ, आप 10 जून से पहले हमें पैसे दे देना, एक पर्टिकुलर डे है, और बायर ने क्या किया, रॉन्गफुली जानबूझ के उस दिन नेग्लेक्ट कर दिया, रिफ्यूज कर दिया वो प्राइस देने के लिए। सेलर मे श्यू हिम फॉर द प्राइस ऑल्दो प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज नॉट बीन पास्ड। भाई हमने कहा कि जब अगर आपने फिर भी नहीं दिया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या था कि आप 10 जून को पैसे देना फिर आइटम ले जाना, फिर भी नहीं दिए तो भी उसके ऊपर केस किया जा सकता है, किसके द्वारा, सेलर के द्वारा, ठीक है। इतना आपको इसमें याद रखना है। 56 डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, जहाँ पे बायर रॉन्गफुली नेग्लेक्ट, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर द गुड्स, द सेलर मे सू हिम फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। भाई आपने कहा कि मुझे बाइक दे दो और आपने उसको क्या किया, स्पेसिफिक गुड को आपने डिलीवरेबल स्टेट में बनाने के लिए 50 तरह के मॉडिफिकेशन करा दिए, अब आप उसको लेने से मना कर रहे हो, तो आपके ऊपर डैमेजेस के लिए सूट फाइल किया जा सकता है। तो ये तो अब तक हम पढ़ रहे हैं सेलर बायर पे कर रहा है, तो कि लेकिन अगर मान लो सेलर की गलती है तो सेक्शन 57 आ जाता है, नॉन डिलीवरी, जहाँ पे सेलर रॉन्गफुली नेग्लेक्ट करता है, रिफ्यूज करता है टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर, तो बायर वहाँ पे केस कर सकता है नॉन डिलीवरी के केस में, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट कौन फाइल कर सकता है, क्या ओनली बायर कर सकता है या सेलर कर सकता है, ठीक है। सिर्फ बायर कर सकता है अगेंस्ट द सेलर। ये कहाँ पढ़ेंगे हम, ये सेक्शन 58 में पढ़ते हैं, ठीक है। बाय द बायर अगेंस्ट द सेलर, इतना आपको याद रखना है क्योंकि हम इसे एसआरए के साथ पढ़ते हैं, जो चैप्टर 2 है आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, उसके साथ इसको पढ़ा जाता है। एनी सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर स्पेसिफिक, और देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स की बात की गई है। कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ प्लेंटिफ बाय इट्स डिक्री डायरेक्ट दैट द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी परफॉर्म्ड स्पेसिफिकली।
विदाउट गिविंग द डिफेंडेंट ऑप्शन ऑफ रिटेनिंग द गुड्स ऑन पेमेंट ऑफ डैमेजेस। The decree may be unconditional upon such terms and the condition as damages, payment of price or otherwise as the court may deem just, and the application of the plaintiff may be made at the time before the decree। तो यहाँ इतना याद रखना है बस आपको कि देखिए कभी भी ना कोर्ट मस्ट बी फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक सर्टेन गुड्स देगा, ये हमेशा याद रखिए यहाँ पे। अब मान लीजिए कहीं पे कंसाइनमेंट था 1000 टन्स का, 1000 टन्स के राइस थे जो बिलोंग करते थे सेलर के। अब उसने क्या किया, 500 टन बेच दिया किसी बायर को, ठीक है। 1000 टन थे उसमें से उसने 500 टन बेच दिया, सेल कर दिया। तो यहाँ सेलर के पास चला गया जिसने पेमेंट भी दे दी। तो सेलर यहाँ पे क्या हो गया, बाद में बैंकक्रप्ट हो गया। और जब भाई मेरा ट्रक वहाँ पे गया राइस लेने के लिए बायर का, तो वहाँ पे क्या हुआ, वो बाकी से अलग नहीं थे, यानी कि वो डिलीवरी नहीं कर पाया। इस केस में क्या है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए केस किया जा सकता है बायर के द्वारा। अब आती है रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। देखिए रेमेडी में दो चीज़ें होती हैं, एक तो आप प्राइस कम करा सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ जो क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए बीइंग अ लीगल स्टूडेंट, क्या वारंटी के ब्रीच होने पर बायर सेल के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है? क्वेश्चन समझिए, क्या वारंटी का ब्रीच होने पर बायर सेल के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है? द आंसर विल बी नो। क्या आंसर रहेगा? नो रहेगा। देखिए वेयर देयर इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी बाय फाइल सेलर और वेयर द बायर इलेक्ट्स or is compelled to treat any breach of a condition on the part of seller as a breach of warranty, the buyer is not by the reason only of such breach of warranty entitled to reject the goods। भाई ऐसा नहीं कि उसे वो रिजेक्ट ही कर देगा। सेटअप क्या कर सकता है वो, ही में सेटअप अगेंस्ट द सेलर ब्रीच ऑफ वारंटी इन डिमिन्यूशन और एक्सटिंक्शन ऑफ द प्राइस। भाई पैसे कम करा सकता है कि नहीं, पैसे कम करा सकता है। दूसरी चीज, शू द सेलर फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच, या उस पर क्या कर सकता है, मुकदमा कर सकता है, ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करा सकता। द फैक्ट दैट बायर हैज सेट अप अ ब्रीच ऑफ वारंटी इन डिमिन्यूशन और एक्सटिंक्शन ऑफ प्राइस डज नॉट प्रिवेंट हिम फ्रॉम सुइंग द सेम ब्रीच ऑफ वारंटी इफ ही हैज सफर्ड फर्दर डैमेजेस। अब ऐसा नहीं कि आपने एक बार कहा कि दुकानदार करते हैं ना जनरली ऐसा कि ठीक है यार आप थोड़े कम पैसे दे दो यार, ब्रीच हो गया कोई बात नहीं, आप 10,000 का आइटम आप 6,000 दे दो, लेकिन प्राइस कम होने के बाद कुछ दिन बाद फिर से उसमें प्रॉब्लम हो गई, वारंटी का फिर से ब्रीच हो गया, तो इट डजेंट मीन सब सेक्शन 2 राइट देता है बायर को कि उसके बावजूद भी वो केस कर सकता है, ठीक है, उसके बावजूद भी उसके ऊपर केस किया जा सकता है। अंडरस्टूड। अब आ जाइए आप 60 बात करता है एंटीसिपेटरी ब्रीच की। किसकी बात कर रहा है? एंटीसिपेटरी ब्रीच। रिपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द ड्यू डेट, जहां पे ईदर पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी, द अदर मे ईदर ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज सब्सिस्टिंग एंड वेट टिल द डेट ऑफ डिलीवरी और ही में ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिसाइंडेड एंड शू द डैमेजेस। भाई मान लीजिए बीच में ही किसी ने कंडीशंस तोड़ दी हैं, डिलीवरी होनी थी कब, अभी डिलीवरी होनी है 13 नवंबर को, जिस दिन हरियाणा जुडिशियल सर्विस का एग्जाम है, लेकिन उससे पहले ही बायर ने क्या किया, सेलर ने कोई कंडीशन तोड़ दी वहाँ पे, तो उस कंडीशन में डैमेजेस के लिए केस किया जा सकता है। या तो वेट कर ले 13 नवंबर तक का, या पहले ही वो केस कर सकता है, ठीक है। डिफॉल्ट के केस में अब इंटरेस्ट कब से दिया जाएगा, ये चीज हमें 61 बताएगा। बट सेलर को कब दिया जाएगा, जो आपकी डेट ऑफ गुड्स डिक्लाइंड हुई है, ठीक है, या प्राइस पेमेंट हुआ है, और बायर को डेट ऑफ पेमेंट से दिया जाएगा। ये दोनों चीज आपको 61 में याद रखनी है। अब आता है चैप्टर 7 मिसलेनियस, जो आपका सेक्शन 62 है, इट इज द लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन। देखिए एक्सप्रेस कोई भी अगर आपकी चीज़ है तो वो हमेशा ओवरराइड करती है इम्प्लाइड को, ये हमेशा याद रखिएगा। अब ये क्या कह रहा है कि ये आपकी जो इम्प्लाइड लाइबिलिटीज़ हैं वो कब नेविगेट हो सकती हैं, तो 3 कंडीशन है। पहला है कि बाय द एक्सप्रेस एग्रीमेंट, ठीक है,
दूसरा है बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज, और तीसरा है बाय ट्रेड यूसेज। ये 3 चीज़ें हैं, इनको आप अपने डायरेक्ट में नंबरिंग दे लें। इन्हीं से आप इम्प्लाइड कंडीशंस को क्या कर सकते हो, नेविगेट कर सकते हो, यानी कि ख़त्म किया जा सकती है। ठीक है, 62 आपका यहाँ पे क्या कह रहा है, 63 आपका क्या कह रहा है, रीजनेबल टाइम। यहाँ से क्वेश्चन पहले बन चुका है वैसे एमसीक्यू कि रीजनेबल टाइम क्या है, क्वेश्चन ऑफ लॉ की क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, इंडेक्स बेस्ड ही बना था, यानी 63 नहीं पूछा गया था, पूछा गया था ये। तो रीजनेबल टाइम इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ठीक है, रीजनेबल टाइम एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है। नाउ ऑक्शन सेल, दिस इज इंपॉर्टेंट, ऑक्शन सेल को जरूर पढ़ लें आप। ऑक्शन सेल देखिए 64 को आप पढ़ते हैं सीपीसी के ऑर्डर 21 के साथ, जिसको हमने कल ही कवर किया है, सीपीसी का पूरा वीडियो उसको आपने देखा होगा। ठीक है, सीआरपीसी में भी इसके प्रोविज़न दिए गए हैं। अगर सीआरपीसी आप पढ़ेंगे तो 83 से 86 में प्रोविज़न दिए गए हैं, जहाँ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की प्रॉपर्टी को अटैच करके ऑक्शन सेल कराई जा सकती है। ठीक है, सेक्शन 102 में है, पेरिसेबल आइटम्स को वहाँ पे किया जा सकता है। तो वहाँ पे भी कई इस तरह के प्रोविजंस हैं, इनको आप इंटरलिंक कर लें। 458 से 459 में भी दिया गया है। ठीक है, तो अभी ऑक्शन सेल क्या है, ऑक्शन सेल व्हेन सेल कंप्लीट, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या आती है कि सेल कब कंप्लीट होगी। इन द केस ऑफ सेल बाय ऑक्शन वेयर गुड्स आर पुट अप फॉर सेल इन लॉट्स, ईच लॉट इज प्राइमा फेसाई डीम्ड टू बी द सब्जेक्ट ऑफ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। हर चीज़ के लिए अलग आइटम के लिए अलग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा। दूसरी बात करता है कि सेल कब कंप्लीट होगी। तीसरा कह रहा है राइट ऑफ बिड रिजर्व कैसे रहेगा। ठीक है, राइट टू बिड मे बी रिजर्व्ड एक्सप्रेसली और ऑन द बिहाफ ऑफ सेलर वेयर सच राइट इज एक्सप्रेसली सो रिजर्व। ठीक है, उसके बाद देखिए 4 जो बात कह रहा है कि नो रिजर्व राइट टू बिड। 3 और 4 को एक साथ पढ़ना है। अब 4 के साथ में जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 17 और 19 भी आपको इसके साथ पढ़ना है। ठीक है, 6 यहाँ पे क्या कह रहा है कि जहाँ पे जानबूझकर बिड करवाना या नकली बोली लगवाते हैं ना कुछ लोग, उस तरह की, तो वो उस केस में क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। अब 64A पे आ जाते हैं। 64A कह रहा है कि इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अमाउंट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज टैक्सेस बी एडिड और डिडक्टेड। मान लीजिए कि सीधी सी बात है, यदि टैक्स बढ़ेगा तो सेल का अमाउंट भी बढ़ेगा, और यदि टैक्स कम होगा तो सेल का अमाउंट भी कम होगा। जैसे कल ही क्या हुआ है, पेट्रोल और डीजल के अमाउंट क्या कर दिए गए हैं, अभी प्राइस कम हो गए हैं ना, वैसे ही। ठीक है, तो ये आपको 64A में इतना ही बात कह रहा है। 66 सेविंग की बात कह रहा है कि ये कहाँ पे लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, यानी नॉन एप्लीकेबिलिटी की बात कह रहा है। ठीक है, ये कह रहा है कि बाय वे ऑफ, स्पेशली जहाँ से क्वेश्चन बनता है मैं आपको बता देता हूँ कि वे ऑफ मॉर्टगेज, प्लेज, चार्ज और अदर सिक्योरिटी, इनके ऊपर सोगा सेल्स ऑफ गुड्स अप्लाई नहीं होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अ क्विक रिवीजन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। आफ्टर एग्जाम इसको थोड़ा सा हम डिटेल्ड वे में भी डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा सा बस प्री के लिए हमने इसको कंप्लीट किया है। तो आप बताइएगा सेल्स ऑफ गुड्स आपको कैसा लगा है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और पार्ट 2 हमने बना दिया। टोटल 2 पार्ट्स में ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है। इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको सच में अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें लाइक भी कर दें। ठीक है, सब शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और आप मुझसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर होती है। आपके कोई भी डाउट सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको सोगा का हमारा ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का क्विक रिवीजन के दोनों पार्ट कैसे लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम आईपीसी शुरू करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ डोंट मिस द आईपीसी वीडियोज़।